Dear students, today we will discuss about types of RNA. Types of RNA, that means ribonucleic acid. तो पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे आरएनए तीन तरह के होते हैं. पहला आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए. राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए. ये जो तीन तरह के आरएनए होते हैं इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं. थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में. अब जो है हम लोग बारी बारी से इन तीनों आरएनए के बारे में डिटेल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आरआरएनए, दैट मीन्स राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए, जैसा नाम से ही जो है हमें पता चलता है राइबोसोमल मतलब कि यह कहीं ना कहीं राइबोसोम से जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट हम नोट कर सकते हैं वो पहली चीज कि इट इज फाउंड इन द मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी, यानी सबसे अधिक मात्रा में यह आरआरएनए ही पाया जाता है. जो टोटल आरएनए की बात करें हम किसी सेल के अंदर, तो यह लगभग 80% ऑफ द टोटल आरएनए. इन अ सेल, यहां लगा लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा. यानी किसी सेल में जितना होगा उसका 80% अकेले जो है आरआरएनए कंस्टिट्यूट करता है. दूसरी चीज कि यह, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि राइबोसोम से जुड़ा हुआ है, यानी राइबोसोम का मेन जो है कंस्टिट्यूएंट होता है. तो यूकैरियोटिक एनिमल सेल अगर हम टिपिकल की बात करें तो यूकैरियोटिक एनिमल सेल का लगभग यह राइबोसोम के लगभग 50% अकेले कंस्टिट्यूट करता है आरएनए. जबकि अगर जो है हम ई कोली, जिसको रिसर्च बैक्टीरिया भी मैंने बताया था कि चूंकि ज्यादातर जो है रिसर्च इसी पर होते हैं इसलिए इसको रिसर्च बैक्टीरिया भी कहा जाता है. ई कोली बैक्टीरिया जो है इसके राइबोसोम का अबाउट 64% जो है वो केवल आरआरएनए ही कंस्टिट्यूट करता है. अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसके प्रोडक्शन की बात करें, तो इसका जो निर्माण होता है, इसकी सिंथेसिस जो होती है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है इसी में एक, जिसको न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, इसी के आसपास यह जो है एक बिंदु जैसा होता है और यहीं से, हालांकि जितने भी आरएनए हैं वो न्यूक्लियोलस से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं. तो इससे जो है आरआरएनए का सिंथेसिस होता है. इसके बाद दूसरी चीज कि इसका फंक्शन जो है अभी तक अगर देखा जाए तो क्लियरली जो है ये क्या करता है, हाउ इट हेल्प्स, ये तो पता है कि हेल्प करता है. इसकी उपस्थिति प्रोटीन सिंथेसिस में अनिवार्य है, मतलब बिना इसके प्रेजेंस के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न नहीं होगी. लेकिन एक्चुअली में ये क्या करता है ये पता नहीं है, तो हम लोग सीधे लिख देते हैं इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस. अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी एक ही लड़ी इसमें होती है और ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो है सीरीज में जुड़े होते हैं. हाँ, कुछ परिस्थिति में क्या होता है कि यह स्ट्रैंड जुड़ करके कुछ जगहों पे डबल स्ट्रैंडेड होगा और कुछ जगहों पे सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा. जैसे यहां अगर हम बात करें तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया है नहीं,
लेकिन फोल्ड होने की वजह से यह डबल स्ट्रैंडेड जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ बेस पेयरिंग हो जाती है, और जहां पे यह फोल्डेड नहीं है वहां पे बेस पेयरिंग नहीं होती है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहता है। तो यह जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें किसी तरह की ब्रांचेशन नहीं होती है, ये काफी फ्लेक्सिबल है, और जब ये अपने ऊपर ही लपेटा जाता है, माने अपने ऊपर ही आपस में ही फोल्ड होता है, तो डीएनए जैसे इसमें बेस पेयरिंग पाई जाती है। तो कहीं पे पेयरिंग होती है और कहीं पे पेयरिंग नहीं होती है, इसलिए डीएनए के जैसे इसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन्स बराबर नहीं होते हैं। तो आरआरएनए के संबंध में हमें जो है इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि पहला, यह 80% जो है कंस्टिट्यूट करता है टोटल आरएनए ऑफ अ सेल। दूसरी चीज कि अगर राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक एनिमल सेल के राइबोसोम का यह 50%, यानी आधा जो है केवल आरएनए ही होता है, बाकी प्रोटीन्स वगैरह इसमें मिले होते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया के अगर राइबोसोम की बात करें तो उसका 64% ये खुद कंस्टिट्यूट करता है। दूसरी चीज, इसका प्रोडक्शन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर वाले पार्ट में होता है, यानी उससे होता है। और यह जो है, अभी फिर मैं रिपीट करता हूं कि एक्चुअली में ये क्या करता है या किस तरह से मदद करता है, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है, अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब जो है हम लोग दूसरा आरएनए, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है ये बहुत ही छोटा, या ऐसे कहें कि सबसे छोटा आरएनए है, लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण है। 1960 पहले हेडिंग लिख देता हूं, mRNA। मैसेंजर आरएनए, हिंदी में इसको संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है। ये संदेश वाहक आरएनए है, इसको सबसे पहले जैकब एंड मोनोद, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले 1961 में ये बताया कि यह आरएनए जो है, यानी एमआरएनए जिसको नाम दिया गया, तो यह आरएनए जो है यही क्या करता है कि डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन संश्लेषण के लिए कैरी करता है। यानी डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में है जेनेटिक कोड के रूप में, उसको कैरी करके और साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक लाता है, जहां पर उसी बेस सीक्वेंसेस के आधार पे पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। एमआरएनए, अब जैसे मैंने बताया कि यह डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो यहां हम लोग फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को रिकॉल करेंगे। ये सपोज दैट इट इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यह डीएनए जो बेस सीक्वेंसेस के बने होते हैं, इसी पर ये जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं, ये जेनेटिक कोड यानी किस तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन बनना है उसके लिए कोड को कंटेन करते हैं। तो एमआरएनए जो बनने की प्रक्रिया है, इसके पहले जान लीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसको हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे कि वो प्रक्रिया कैसी होती है। यहाँ हमें एमआरएनए को समझना है, उसका निर्माण। तो पहले क्या होगा कि कुंडली अनवाइंड होगी, यानी ये जो है कुंडली खुलेगी, और खुलने के पश्चात जैसा कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के समझे थे कि जैसे ही कुंडली खुलेगी ये बेस नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और एक्टिवेटेड हो जाने की वजह से अपने कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो है निर्माण करते हैं, कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं।
तो ये हो जाएगा और यहीं पर mRNA का सिंथेसिस होगा। ठीक है, यानी कि दो स्ट्रैंड, एक जो है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये mRNA का निर्माण होगा। अब मान लेते हैं कि इतना लंबा mRNA बना। यह mRNA यहां जब बन जाएगा तो बनने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर, ये सारी प्रोसेसेस जो है अभी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। तो जानते हैं हम लोग पहले से कि जो डीएनए है हमारा, इसमें दो भाग, एक जो है, एक को हम लोग इंट्रोन और दूसरे को एक्सोन, इंट्रोन और एक्सोन। इसको जो है कॉमन वे में हम लोग यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, जैसे आप रिकॉल करेंगे तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रोमैटिन आर द एक्सप्रेस बेस सीक्वेंसेस, यानी कि इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसका जो है डिकोडिंग होता है और इसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है इंट्रोन्स होते हैं और ये नॉन एक्सप्रेस कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब कि ये किसी भी तरह के प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है तो ऐसा नहीं कि बीच में स्टॉप होता है, यहां से शुरू होगा, स्टार्ट से। ये एक जो है एक डिफिनिट लंबाई का mRNA बनता है। mRNA जो है दो तरीके से बनता है, एक को हम लोग जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक मोनो मतलब यहां जो है एक हुआ, और सिस्ट्रॉन जो होता है, सिस्ट्रॉन इज द required length of DNA that codes for a single polypeptide or protein, यानी डीएनए की वह आवश्यक लंबाई, कम से कम जो भी हो वह आवश्यक लंबाई जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड या फिर कहें कि प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन हैं जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन हैं जिसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो एक डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए पर्याप्त होता है, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। और जब ऐसे एमआरएनए का सिंथेसिस होता हो जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए ही कोड करता है, तब हम इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। जबकि एक और होता है दूसरा, उसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी कि जब ऐसे एमआरएनए का सिंथेसिस होता है जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड कंटेन करता है, यानी उसके अंदर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड अगर हो तब हम उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। ऐसा जो है जनरली यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक, जबकि प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो दो चीजें इसमें हम ध्यान देंगे, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और इंट्रोन तथा एक्सोन। इंट्रोन को हम लोग नॉन कोडिंग रीजन यानी एनसी, और इसको जो है हम लोग कोडिंग रीजन, एक्सोन को, क्योंकि यह प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो जब यहां जो है डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इसमें कोडिंग रीजन्स भी होंगे और नॉन कोडिंग रीजन्स भी होंगे, यानी एक्सोन भी होगा और इंट्रोन भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो दो पार्ट हैं, ये दो पार्ट नॉन कोडिंग रीजन के हैं। एनसी यहां हम दो है नंबर देते हैं, NC1 NC2, यानी नॉन कोडिंग रीजन 1 और नॉन कोडिंग रीजन 2। तो अब यदि इसी अवस्था में यह राइबोसोम तक आ जाए जहां पे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है, तो वैसी स्थिति में चूंकि इसका कोई अर्थ है नहीं, इस वजह से यदि ऐसा रहता है
तो वहां पर ट्रांसलेशन जो है वो इंटरप्ट होगा। यानी कि मान लेते हैं इसके पहले कोई कोडिंग रीजन है, तो यहां से यहां तक जो है ट्रांसलेशन होगा, फिर इतना दूर बंद हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक ये ट्रांसलेशन होगा, फिर ये बंद हो जाएगा, और फिर यहां से यहां तक ट्रांसलेशन होगा। कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड्स यहां से यहां तक है, फिर बीच में नहीं है, यानी कि नॉनसेंस कोडोन्स हैं, और फिर यहां से यहां तक है, फिर बीच में नहीं है, और फिर यहां से यहां तक है। यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड एक मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए के लिए 3 जगह बीच में 2 इंटरप्शन है और 3 जगह कोड्स जो है बटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, फिर रुकेगा, फिर बनेगा, फिर रुकेगा। तो इससे जो है इस समस्या से निजात पाने के लिए इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। प्रोसेसिंग ऑफ, हालांकि ये जो डीएनए से डायरेक्टली बनता है इसको हम लोग एचएनआरएनए यानी हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, और प्रोसेस्ड हो जाने के बाद इसको जो है हम लोग मैच्योर आरएनए, तो एचएनआरएनए, या फिर इसका एक और नाम होता है प्री आरएनए, एमआरएनए, प्री एमआरएनए, यानी प्रारंभिक अवस्था में। तो इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, या फिर इसको हम लोग सिंपली स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग। प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण, यानी कि कोई चीज बनी हुई है तो उसको जो है और जो है बेहतर बनाना, उसको मॉडिफाई करना, या फिर उसको यूजेबल बनाना। तो एचएनआरएनए डायरेक्टली डीएनए से बन जाता है और उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं जिनकी कोई आवश्यकता प्रोटीन संश्लेषण में नहीं है उसको काटकर हटाया जाता है। दूसरी चीज की एचएनआरएनए इज लिस्ट स्टेबल, यानी कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में इसके लिए भी इस प्रोसेसिंग के माध्यम से या स्प्लाइसिंग के माध्यम से इसको जो है स्टेबल करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी स्प्लाइसिंग होती कैसे है, नॉन कोडिंग रीजन्स को हटाया कैसे जाता है। तो फिर जो है हम वैसा ही स्ट्रक्चर इसका ले लेते हैं। ये कोडिंग पार्ट था, ये नॉन कोडिंग पार्ट था, फिर ये जो है नॉन कोडिंग पार्ट है। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो या आरएनए हो, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, तो न्यूक्लिक एसिड को काटने छांटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पता है? पता तो है ही, पहले भी बताया है। न्यूक्लिएजेस या एंडोन्यूक्लिएजेस, ये एंजाइम क्या करते हैं, यहां वर्क करेंगे, यहां वर्क करेंगे, फिर यहां वर्क करेंगे, यहां वर्क करेंगे, और इसको जो है काट करके निकाल देंगे, इसको भी काट करके निकाल देंगे। अब क्या होगा कि यह जो एचएनआरएनए था ये 3 टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ जो लिया है तो ये खंड अलग हो गया, फिर ये खंड अलग हो गया, और ये खंड अलग हो गया, यानी 3 सेगमेंट्स बन गए इसके। कब? जब नॉन कोडिंग रीजन को हटा दिया गया। अब क्या होगा कि काटने के लिए तो न्यूक्लियेजेस एंजाइम, और चूंकि यहाँ बीच से काटना है इसलिए एंडोन्यूक्लियेजेस है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हो गए, खंड हो गए, तो इसको जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रेप्लिकेशन में बताए थे, लाइगेज। अब इन तीनों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये जो एंजाइम होंगे लाइगेज एंजाइम, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जहां भी न्यूक्लिक एसिड को काटना है न्यूक्लियेज एंजाइम काम करेंगे। ठीक है, उसमें 2 होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज जो बीच में से काटे और एक्सोन्यूक्लियेज जो किनारे से काटता हो।
अब जोड़ने का काम होगा तो लाइगेज, अब लाइगेज जब जोड़ देगा तब यहां से यहां तक ये प्रोसेस्ड एमआरएनए कहलाता है या मैच्योर एमआरएनए कहलाता है, और इसमें केवल बच जाता है कोडिंग रीजन। केवल कोडिंग बच जाता है। अभी भी पहले भी मैंने कहा कि यह जो है बहुत ही कम स्टेबल होता है, इस वजह से इसको स्टेबल करने की जरूरत पड़ती है। तब यहां क्या होता है कि इसकी 5 प्राइम, जैसे 5 प्राइम 3 प्राइम, हमने डीएनए में भी डीएनए रेप्लिकेशन में भी जाना था कि जो भी नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनता है। तो ऐसी स्थिति में 5 प्राइम जो एंड है, या 5 डैश एंड भी कहते हैं या 5th एंड भी कहते हैं, यहां पर एक जो है मिथाइलेटेड ग्वानिन, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली कैप कहते हैं। कैपिंग की प्रोसेस, इस मिथाइलेटेड ग्वानिन के जुड़ने की प्रक्रिया को कैपिंग कहा जाता है, और जब ये जुड़ जाता है तो इस हिस्से को हम लोग कैप कहते हैं। तो ये कैप बन जाता है, और दूसरी तरफ जो 3 प्राइम एंड है, यहां पर भी एक जो है टेलिंग यानी टेल बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग टेलिंग कहते हैं। यहां जो है इसको पॉली एडिनाइलेशन भी कहा जाता है। पॉली एडिनाइलेशन इसलिए कि जो टेल बनता है इसमें पॉली ए यानी एडिनिन के लगभग 200 सीक्वेंसेस, 200 से 250 भी कहीं कहीं मिलता है देखने को, तो लगभग 200 हम लेंगे, या लगभग 200 से 250 जो है केवल एडिनिन लास्ट में जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग टेलिंग और इस प्रोसेस को कैपिंग। अब जो है फाइनल जो स्ट्रक्चर होता है वह एमआरएनए का इस प्रकार से हो जाता है। ये कैप हो गया। अब यहां पर जो कोडिंग रीजन्स हैं, इसमें शुरू में स्टार्ट कोडोन जो AUG, हमेशा स्टार्ट कोडोन एक ही होता है, मैंने यहां जो है स्मॉल लेटर लिख लिया, AUG, ये हमेशा कैपिटल में होता है और 3-3 के साथ में होता है, मतलब 3 एक साथ रहते हैं, जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहां पर स्टार्ट कोडोन होगा, बीच में जो होगा जिस पॉलीपेप्टाइड के लिए ये कोड करेगा, तो वह पॉलीपेप्टाइड कोई ना कोई जो है प्रोटीन बनाएगा, और जिस पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा उसका हम स्ट्रक्चरल जीन, चूंकि जीन ही रिडायरेक्ट करते हैं या ये कंटेन करते हैं कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनना है, कौन सा नहीं बनना है। तो यहां से यहां तक ये पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड होंगे, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और लास्ट में यानी कोडिंग रीजन के लास्ट में होगा स्टॉप कोडोन। अब ये स्टॉप कोडोन जो है आपको 3 होते हैं, UAG यानी एम्बर, इसको कहते हैं एम्बर। हालांकि यह किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। दूसरा कोडोन होता है UAA, जिसको हम लोग कहते हैं ओकर, और तीसरा कोडोन होता है UGA, जिसको हम लोग कहते हैं ओपल। ये इसका नेमिंग है। लेकिन इसमें से अब ऐसा नहीं कि तीनों कोडोन होंगे, इसमें से यानी इन तीनों में से कोई एक कोडोन यहाँ होगा जो कोडोन होता है। इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। और लास्ट में इसको जो है पॉली ए या टेल भी कहा जाता है। तो
एक जो है मैच्योर एमआरएनए की बात करें तो उसमें कैप, फिर स्टार्ट कोडोन, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर स्टॉप कोडोन और उसके बाद टेल, ये होता है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तब ये न्यूक्लियस से बाहर आता है और इसमें पॉली ए जो है न्यूक्लियस से बाहर आने में ज्यादा मदद करता है और न्यूक्लियस से बाहर आकर के राइबोसोम से, यानी राइबोसोम प्लस mRNA और तब जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और संपन्न भी होती है। तो इस तरह से हमने आज जो है mRNA का स्ट्रक्चर समझा। इसका फंक्शन जो है बस एक लाइन में कि इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। यानी इसका कार्य जो है कि यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जेनेटिक कोड के रूप में न्यूक्लियस से राइबोसोम तक कैरी करता है, जहां पर उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का सिंथेसिस संपन्न होता है। अगले वीडियो में, चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग टीआरएनए का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है बार बार पूछता भी है, एग्जाम की व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है।